तो चैप्टर जो है आपका साइंस का 10 नंबर पढ़ना है, जिसका नाम है ध्वनि। इस ध्वनि को हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं, साउंड। तो इससे पहले 9 चैप्टर आप पढ़ लिए हैं। इसके ठीक पहले 9वां चैप्टर का नाम क्या था? घर्षण था, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आपको पढ़ना है ध्वनि। ध्वनि को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आवाज कहते हैं ना। आवाज जो हम बोलते हैं ना, इसे ही क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे, आवाज कहेंगे। अभी ये आवाज जो होता है 2 तरह से होता है। एक कर्कश होता है, कर्कश। एक का होता है मधुर होता है। जो आवाज आपको आपके कानों के लिए प्रिय होता है, अच्छा लगता है, मैंने उसका आवाज सुनने में आपको अच्छा लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मधुर, यानी सुरीला कहते हैं ना, अच्छा आवाज है। और जो आपको कान के बर्दाश्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्कश बोलते हैं ना। तो ये जैसे कि बस, रेलगाड़ी, ये सब के जो सीटी जो लगता है, वे क्या है? कर्कश ध्वनि है। चाहे कहीं डीजे बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो वे सब क्या है? वे जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो वे कर्कश है। कोयला हो गया, बांसुरी हो गया, चाहे कोई लड़की हो गई, चाहे लेडीज हो गई, या हम लोग सामान बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मधुर है। इसे हम क्या कहते हैं? मधुर कहते हैं। चाहे स्कूल के घंटी हो गई, है ना। अब ये जो है ना, जैसे वाद्य यंत्र, जो गाना नाचना बजाना जो होता है, हारमोनियम, तबला। हारमोनियम बजेगा तो आपको चाहे बिंजू में होता है, बहुत अच्छा से सेटिंग करके बजाता है लोग। ये है आपको बांसुरी हो गया, ये तबला हो गया ना, ये आपको क्या हो गया? गिटार, सितार बोलते हैं। तो इस सब की आवाज जो होता है ना, सुरीला होता है। जहां बजेगा मन को हम लोग को खींच ले जाएगा, मनमोहक होता है। क्या होता है? मन मोहक होता है। ठीक है, मतलब इस सब का आवाज जो होता है ना, हम लोगों को क्या करता है? खींचता है। भाई आओ, बैठो, सुनो, कितना आनंद आ रहा है ना। अब यही पढ़ना है, यहाँ पे आपको इसमें ही पढ़ना है कि ध्वनि जो है कितना से कितना तक मेरे कान के लिए जो है प्रिय होगा, मैंने बर्दाश्त करना क्षमता होगा। उससे ज्यादा होगा तो हम कान बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रिय ध्वनि हो जाएगा। अब जैसे कि हवाई जहाज हो रहा है या हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, तो वहां पे उसका ध्वनि जो जितना उत्पन्न करता है, कान की बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा होता है। इसमें ये पढ़ना है, ध्वनि की जो क्षमता होता है ना, तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। क्या चीज में? डेसिबल। डेसिबल को हम डीबी से सूचित करते हैं। ठीक है, और कितना डेसिबल से? तो 90 डेसिबल से ध्वनि अधिक हो जाएगा तो वह जो होता है ना, कर्कश हो जाता है। और उधर 120 और ऑर्केस्ट्रा होता है, उसका 120 होता है। तो आइए देखते हैं, यह है अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होता है कि क्लास में पीरियड बोलते हैं समाप्त हो गया। दरवाजे की घंटी जो ट्यून होते हैं आकर ठकठकाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ अब छुट्टी होने वाला, मतलब घंटी बदलने वाला है। आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप है। पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, कैसे होता? हम तो नहीं खेले हैं। आज खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? तो जैसे जैसे कहा गया है, आनर जो होता है ना, अंधा को कान से दिखाई देता है। अंधा को क्या चीज से? कान से। क्योंकि ये कैसे? तो यहाँ पे है कोई अंधा व्यक्ति, हम बोल रहे हैं, तो वो कान से उसको पता चले किधर से आवाज आ रहा है, तो उस दिशा और वो क्या करेगा? जाएगा ना। तो वही बांध दीजिएगा, तो आप इधर उधर कीजिएगा, हलचल कीजिएगा ना, तो आपसे जो भी आवाज होगा उसको कान में जाएगा और अनुभव करेगा कि इधर है चाहे इधर है, तो उस तरह सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे
ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दूसरे के संपर्क में करने पर यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है ना, अपने आसपास सुनाई देने वाले ध्वनियों का एक सूची बनाइए। आप क्या क्या चीज की ध्वनियां सुनते हैं अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में? आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र की ध्वनियां आपको सुनाई देता होगा। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो ध्वनि जो उत्पन्न होता है ना, वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। क्या चीज से? कंपन से। आप साइकिल के क्या बोलते हैं, घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाइए और उसे ऊपर से दबा दीजिए, नहीं आवाज देगा। जब दबिएगा तो कंपनी नहीं करेगा, तो आवाज नहीं देगा। होता है ना, ऐसे नहीं करते हैं। तो अपने विद्यालय में आप है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, प्रश्न ये है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक की ध्वनि कैसे पहुंच जाती है? अब है ध्वनिया जो है, यहां बोल रहे हैं तो आपके पास चल जा रहा है। तो हम माइक लगाए हैं, स्पीकर लगाए हैं, तो पहुंच जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना आपके पास। तो ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम किसमें अधिक ध्वनि गमन करती है, इसमें अगर होगा तो होगा, हम बता देंगे। स्टील में ध्वनि जो है अधिक ज्यादा गमन करती है। इसी रूम को आप बंद कर दीजिएगा, बंद करके आप बोलिएगा तो आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। इनार वगैरह होता है ना, वहां पर झांक कर बोलिएगा तो आपको लगेगा कि मेरा आवाज को कोई कॉपी कर रहा है। आप जैसे बोलिएगा उसको वापस कर देता है, चाहे नदी वगैरह के आसपास जाइए तो। उसके बाद है यहाँ पे ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। क्या चीज से उत्पन्न होती है? वस्तु क्या करती है? कंपन करती है। विद्यालय की घंटी जो अब जब 9 बज रही हो, छू कर देखिए। जब बज न रही हो, छू कर देखिए। आप कैसे अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो इसे पुनः छू कर देखिए। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? क्लास 10.1 धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कहाड़ी को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इस चित्र 10.3 में देखिए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनिकता रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर तोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तकनीक एक ध्वनि जो होता है कैसे उत्पन्न होता है? यहां पे देखिए 2 पेंसिल को बांधकर ऐसे खींचेगा तो कंपन करने लगता है। रबर है ना यहाँ पे ना, तो वह कंपित होगा। आप देखिएगा, टच किए तो आपको चोट भी लगेगा। रबर के छल्ले को कर्षित करना। कक्षा 7 में कहां तक पढ़ा था? चलो यहां से। हाँ, ये है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। क्या है? थाली है। थाली को ऐसे आप चम्मच से बजाइएगा तो ये क्या होगा? कंपन करेगा। कंपन से क्या होगा? आवाज देगा। अब इसको थोड़ा पकड़ के तब मारिए, नहीं आवाज देगा ना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनियां जो होती है ना, वस्तुओं के कंपन से, वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। क्या चीज होता है? वाइब्रेशन मतलब कंपन से। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से देख जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। जैसे हम इन कंपनों का अनुभव केवल करते हैं। ठीक है, एक नारियल का खोखला गोला लीजिए, यह है
लेकर ये क्या बनाया है लोग, वाद्य यंत्र बोलते हैं, बजाने वाला सितार बनाइए, वो हम नहीं जानते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। क्रियाकलाप 10 हम लोग 5 में यहां भी आप पढ़ेंगे। ये है बुझो को का हो गया, कहे इसे गाल पर हाथ रख के खड़ी है, कह रही है जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? हाँ, ये बात में दम है। होता है, क्या होता है? मनुष्यों द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, दे दिया यहाँ पे। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भावों की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार 10.11 नहीं, इसमें नहीं। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक् तंत्र अथवा उसे हम कंठ बोलते हैं, लैरिक्स बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होता है। अपने अंगुलियों को कंठ पर रखिए ना, तथा एक कठोर उभार को खोजिए। यहाँ पे है जो है लड़कों में उभरा रहता है, लड़कियों में ज्यादा नीचे धंसा रहता है। अगर जिस लड़की में चाहे लेडीज में ये उभरा हुआ होगा ना, तो उसका भी आवाज का हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। अब प्राय जेंट्स में सभी का आवाज जो होता है क्या होता है? कर्कश। यहाँ इसी की वजह से होता है। रखिए, एक कठोर भाग खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग को हम क्या कहते हैं? वाक्य यंत्र, यानी हम लायरिक्स कंठ कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक तंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु होता है, निकले होते हैं, जो एक सकीन झिरी से क्या होती है? बनी होती है। फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये वो जो है गला जो है, एक नली जो है मुंह में जाता है, एक नली जो होता है कहाँ आता है? नाक पर। हाँ, श्वास नली ये नाक पर आता है। अब दोनों आकर यहाँ से आपको मिल जाता है। कभी कभी यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, खाना वाना खाते समय जब ज्यादा बोलते रहते हैं, खाना खाते हैं तो सड़क जाता है ना, खानावा जो है नाक पे के निकल जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आज मामा चाहे मौसा वाले ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि ये जो है इस पर जल्दी जल्दी आप खाते हैं, आप बोलते हैं ना, तो कभी कभी वर्क काम जो है नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको ज्वाइंट है, नहीं काम करता है। अब खाना आप तो खाए मुंह पर, क्या निकल गया कैसे? नाक पर के, तो ये फेंक देता है नाक पर के, सुरक जाता है, बहुत दर्द भी करता है, छी करना पड़ता है। तो ये है आपका। अब है जब हम किसी बात, जब फेफड़ा लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, फेफड़ा कब होता है? 2 होता है। जो स्मोकिंग करता है लोग, स्मोकिंग मतलब बीड़ी, सिगरेट और सब बहुत सारे जो करेगा लोग, तो उसका जो ज्यादा करके प्रभाव जो है फेफड़ा पर पड़ता है। फेफड़ा जो है ना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी होगी। तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अभी तो आजकल के बच्चे जो है 10th क्लास जाती इतना ना सब शराब पीने का आदि हो जा रहा है, इतना सब समझ के हो जैसे ना। अब जो आपके साथ में सीनियर है वो क्या कर रहा है, देखा देखी सब बच्चा भी करने लगता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों से कंप्लेन मिलता है कि खैनी खाता, सिगरेट पीता, जैसे में क्या बताए, हाँ ये कहता है। तो वो अपना लड़ाई बर्बाद कर रहा है। गार्जियन कहाँ पीछे घूमते रहेंगे कि तुम ये मत करो मत करो। टीचर जो है, प्राइवेट टीचर जो हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो कहाँ घूमते रहेंगे हम लोग? 1 घंटा ना ये है कि ये से न करो, इसे न करो, समझा देंगे। नहीं समझे तो अपना ध्यान रखो। तो बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकलता है तो वाक तंतु का होता है? कंपित होता है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, जिससे ध्वनियां क्या हो जाती है? उत्पन्न होती है। देखिए, आवाज अगर ये चल जाएगा तो बहुत दिक्कत है, वापस नहीं आ पाएगा। मेरा भी आवाज देते हैं, बार बार गला हमारा जाम हो जाता है, ज्यादा बोल देते हैं तो गला जाम हो जाता है। चलो
जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशी तंतुओं का तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता और उस वाक ध्वनि से अलग होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखते हैं वाक तंतु किस प्रकार कार्य करती है। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, क्रियाकलाप करना होगा, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप खुद घर पर पढ़िए। वाह, यहाँ पे मोबाइल है, ये भी आवाज देता है, वाइब्रेशन होता है, ध्वनि संचरण के माध्यम कर सकते। ये पार्ट हो गया। अब यहां से पढ़ना हम लोगों को, ध्वनि संचरण के लिए ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, बोलो त्रिशा। कौन पहुंचाता हमारा आवाज को, उसके पास कौन पहुंचा रही है, तुम पहुंचा रही है, दूसरा कौन? हवा, हवा के माध्यम से आवाज आ रहा है। वहां पे कह रहा है कि जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन लेती है, सुनती है। आप लोग को सहेला, इन लोग को सहेली, ठीक है। उसके पास तक ध्वनि कैसे पहुंच गया, आप कभी सोचा है? आप बोलते हैं सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको कैसे आपका आवाज मेरे पास आएगा, जब हम आपको समझा रहे हैं तो मेरा आवाज आपके पास कैसे जा रहा है? तो इसके लिए आइए एक प्रयोग करते हैं। धातु या अथवा कांच का एक गिलास ले लीजिए। गिलास सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। सेल फोन, ये इस फोन को हम क्या कहते हैं? नहीं, स्मार्टफोन बोलते हैं। हाँ, सेल फोन जो है इसमें दिखाई दे रहा है बटन वाला। हाँ हाँ, मत कीजिए। जैसे कि पहले नॉर्मली आवाज आता था, आवाज ना हमारा पता है ये नहीं है। अब क्या हो गया, स्मार्ट वॉच आ गया। हाँ, 10वां क्लास 9वां क्लास को बोले, आप लोग बोले क्या स्मार्ट वॉच का, बताइए। अपने किसी मित्र से इसका हुआ, या सेल फोन को रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से या टेलीफोन से फोन करवाइए। घंटी की ध्वनि ध्यान पूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारे को अपने हाथ से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटा कर रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कंपन जैसे हो रहा है कि नहीं। क्या हुआ? अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? हाँ, ऐसा आप 2-4 बार प्रयोग करिए, दोहराइए, आपको पता चल जाता है। ठीक है। अब ध्वनि जो है ना, निर्वात में, वायु में, इस्पात में, सब में गमन करती है, लेकिन सब में ध्वनि के चार्ज होता है, क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां पर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने पर कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींचे पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरे जगह के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो जब किसी बर्तन से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन क्या है? निर्वात हो गया है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं करती है। ध्वनि जहां हवा नहीं रहेगा वहां संचरित नहीं करेगी। ठीक है। ध्वनि द्रव में संचरित करती है, हाँ करती है ना। देखिए द्रव मतलब पानी हो गया। पानी में बोलिएगा तो आपको आवाज सुनाई देगा। तुम लोग क्या हो गया? अरे रात भर देखा तेरे से थी, क्या बोलता पान वैसे बड़ा सीधा बैठो। हाँ तो देखो बोर्ड पर ऐसे करके कौन तरीका है बैठ के पढ़ने का? एक बाल्टी अथवा स्नान टॉप लीजिए। जान रहे कि वीडियो शूट हो रहा है, सब डाल देंगे यूट्यूब पर, एक को नहीं बाकी रहेगा। इससे स्वच्छ जल से भरिए। आप एक हाथ से एक छोटी घंटी लीजिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। इस घंटी को जल में से हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टॉप दीवारों को न छुए। अपने कानों को जल की सतह खत्म हो गया।
रखिए, सावधानीपूर्वक रखिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि संचरण द्रव हो सकता है? अब फिर बुझो को क्या पता चला? बुझो करे तो हवेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करती है। अब भाई देखो ये क्या किया है लोग, पाइप में बोलिएगा तो आपको आवाज सुनाई देगा। उधर जो है कोई व्यक्ति पाइप के कान से डाकर बैठा है, यहाँ पे सुनाई देगा? सुनाई देगा, आवाज चल जाता। चलो हम ध्वनि को अपने कानों तक कैसे सुनते हैं? हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे मतलब सुनते हैं? क्या हमारे कान में भी वाइब्रेशन होता है? होता है नहीं? आपको कंपन, यहाँ पर यहाँ पर कान के चंद्रे उड़ जाए ना, तो कान पट होता है, वहां पे स्पीकर की तरह होता है ना, वो देखिएगा ज्यादा साउंड रहता है तो चन 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 मारने लगता है कि झिझियाने लगता है, ठीक है ना, उफट जाएगा। उफट जाने के बाद सुनाई नहीं देगा। कान के बाहरी भाग की आकृति जो होता है टिप जैसा होता है। टिप समझते हैं? पहले मिट्टी के तेल मतलब दिया हुआ पहले जलाए से लालटेन रो रहा था, तो कीप अभी भी तेल हो रहा होता है तो कीप डालकर उसमें डाला जाता है। कीप के जैसा होता है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है ना, तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्णपट कहते हैं। पटा लिखा हुआ है ना, यह ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कर्णपट क्या कार्य करता है, आइए हम टीन के डिब्बे का एक कर्णपट बनाता है। देखो ये बना लिया लोग, हाँ वो आप 8 क्लास में पढ़ रहा हो, अभी तुम लोग जो घटा बनाने नहीं। एक प्लास्टिक या टीन के डिब्बा ले लीजिए, पढ़ कर आप बना सकते हैं। इसके दोनों सिरों को काट लीजिए। काट लिए? डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तान दीजिए, और एक रबर गुब्बारा है, हाँ तान दीजिए, और इस एक रबर के छल्ले से खूब कस दीजिए, बांध दीजिए। उसके बाद तनी रबर के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए इन अन्न के दानों का क्या होगा। अन्न के दाने जो है ना, ऊपर और नीचे का होगा, उछलने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कर्णपट भी क्या होता है? कंपन करने लगता है। देखिए कान है, कान की बनावट है ना, हम लोग जो है कान में कुछ चल जाता है तो उसे खोद कर और क्या करते हैं? वे अंदर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। कान जो है साफ कराइए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कान में एक दवा वगैरह डालकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाएगा तो जितना भी गंदगी होता है वो ऑटोमेटिक बाहर आने लगता है और उसे आपको निकाला जाएगा आसानी से। नहीं तो ऐसे आप 10-20 बार कान साफ करवाते हैं तो कान को खोखोर कर रख देता है, ठीक है। यहाँ पे कान सफाई हर बच्चा सब यही होता है। आप हर जगह गंदगी में है, धूल कर नहाते हैं नदी वगैरह में कहीं, तो गंदगी सब कान में घुस जाता है, वो जमा हो जाता है, कर्णपट को क्या कर देता है? जाम कर देगा। तो आपको उच्च सुनाई देगा। उच्च मतलब समझते हैं ना, कम सुनाई देगा। अब कम सुनाई देगा तो एक बार नहीं 4 बार कहना पड़ेगा। तो खुद क्या बोलते हैं, खोद खोद के यहाँ ले आके जमा कर देते हैं गंदगी। कर्णपट एक तनित रबर की सीट के समान होता है। ध्वनि के संपन्न कंपन कर्णपट को कंपित करता है। चित्र 10.16 में आप देख सकते हैं। कर्णपट कंपनों का आंतर कर्ण यानी इनर ईयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और हम उसे ध्वनि के रूप में मेरा मस्तिष्क सुना देता है। तो ये कान के बनावट है। हम पढ़ाएंगे लिखवाएंगे कान के बनावट करें, ठीक है। उसके बाद है हमें कभी अभी अपने कानों को कोई तीखी या नुकीली या कठोर वस्तु से नहीं खोदनी चाहिए और नहीं डालना चाहिए। यह कर्णपट को क्या कर देगा? छेद कर देगा, छेद कर देगा, जिससे सुनने की शक्ति हम लोग क्या कर देंगे? खो देंगे। तो ये सावधानी आप में होना चाहिए, ठीक है। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। अब ये जो है आयाम क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ये भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद
अभी बहुत ज्यादा है वो ना, सब पढ़ लेंगे आज। यहां पर आपको दिया है ध्वनि के प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता जो होती है डेसिबल से मापी जाती है कि ध्वनि की क्षमता कितना तेज है ना। तो जैसे हम सामान्य सांस लेते हैं तो उसका क्षमता कितना होता है, 10 डेसिबल होता है। कितना होता है, 10। अब मंद फुसफुसाएंगे, दो औरतें बैठ के फुसफुसाती है तो वहां पे कितना होता है, 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत करेंगे तो वहां पे कितना होगा, 60 डेसिबल। आप व्यस्त मतलब यातायात, एकदम रोड जाम है गाड़ी से तो उसका 70। औसत फैक्ट्री कितना होता है, 80 दिया है। 80 डेसिबल से अधिक जो है ना ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, शोरगुल कहते हैं, जो हमारे क्या है कानों के लिए कष्टदायक होता है। ठीक है, उस हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु पर क्या आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है प्रबल होता है ना। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होता है, मंद हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हॉई बाजेगा। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक वयस्क के ध्वनि के पता कीजिए। बच्चे का तो आवाज मधुर होता है, अब बुढ़ऊ के क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार होता है। मैं चकित हूं कि मेरी आवाज मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवृत्ति ध्वनि की क्षीणता या त्वरित को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो हम कहते हैं कि ध्वनि क्या होगी, तीखी होगी। यदि कंपन की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, तो हम कहते हैं कि ध्वनि की त्वरित क्या होगा, कम होगा। अब ये देखो, ये बजा रहा है, ये फूंक रहा है, इसमें किसका ध्वनि ज्यादा होगा, इसका। चलिए अब है उदाहरण के लिए ढोल। ढोल समझते हैं, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए हम कहते हैं कि त्वरित की ध्वनि उत्पन्न होता है। दूसरी स्थिति की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए हम अधिक त्वरित की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पक्षी उच्च वर्ग की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ जो है तत्व मंद हो जाता है। इस तरह से किसका अधिक प्रबल होता है, किसका नॉर्मल होता है, पता चल जाता है। यहाँ पे है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। क्या शोरगुल कर रहे हैं, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनियां सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का हमारा कान नहीं सुन सकता। अब आपके पास किताब है तो अंडरलाइन कर दीजिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियां मेरा कान नहीं सुन सकता ना। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनियां कान नहीं सुन सकता है, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिससे हमारा कान जो ध्वनियां जितना हर्ट्ज के नहीं सुन सकता उसे हम क्या कहेंगे, अश्रव्य। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड मतलब 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी कान मेरा नहीं सुन सकता। मतलब मेरा कान किनके बीच काम करेगा, 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20,000 के बीच। कितना, 20 से लेकर 20,000। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनियां कहते हैं, प्राश्रव्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ तंतु है जंतु है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां को भी सुन सकता है। कुत्ते को में ये क्षमता होती है, कुत्ते में ये क्षमता होती है, कितनों जोर से आप चिल्लाइएगा ना, डीजे हो जाए तो उसको सुनने की क्षमता होती है। जब पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाले सीटी का उपयोग करते हैं, सीटी समझते हैं ना, ताकि दूर तक जाए। जिससे कुत्ता भी सुन सकता है लेकिन मानव नहीं सुन पाएगा। जानिए
जाने माने प्रसव ध्वनिया उपकरण को चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। और इधर है शोर या संगीत, नहीं यहाँ पे। अतः कहेंगे आप कि मानव कानों के लिए, हमारे कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति कितना होता है? प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20,000 तक। इससे 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को नहीं सुन सकता है। अब 20,000 से अधिक होगा तो मेरे कान के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे शोर या संगीत, शोरगुल, जैसे कि हम अभी निकल जाएंगे तो शोरगुल शुरू हो जाता है। अभी है तभी हो रहा है। देखो ये बेवकूफे, शोर तथा संगीत, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनते हैं। क्या ध्वनि हमेशा सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती है, अच्छा लगती है, तो कुछ आपको क्या लगती है? खराब लगती है ना। मान लीजिए आपको अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, क्या आपको बस या ट्रक की ध्वनियां के हॉर्न जो होता है आपको अच्छा लगती है? नहीं लगती है। इस प्रकार अप्रिय ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शेर कहते हैं कि शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनिया को आनंद लेते हैं, बांसुरी आनंद से सुनते हैं ना जी ना। जो कानों का आपको क्या लगता है? प्रिय लगता है, सुखद लगता है। सितार तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है यहाँ पे, लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा। बात सही है। अगर ध्वनि प्रदूषण, अधिक ढोलक बजेगा तो आवाज जो होगा पूरा क्षेत्र में फैलेगा, लोगों को बात करने में कष्ट होगा, तो हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आप वायु प्रदूषण के बारे में तो सुना होगा कि वायु में कुछ अवांछनीय गैस मिल जाता है जिससे क्या होती है? परेशानी होती है ना। तो अब देखो ध्वनि में भी ज्यादा शोरगुल होगा, ज्यादा डीजे बजेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ पे है इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियां को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण से कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियां। वाहन, समझ रहे हैं? वाहनों की ध्वनियां, और क्या है? विस्फोटक, जिसमें भड़ाका नहीं भड़काते हैं दिवाली के अवसर पर, पटाखा बोलते हैं, पटाखा फटना भी शामिल है। इसके अलावा मशीनें चलती है, लाउड स्पीकर बजता है ना। आज घर में कौन कौन स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण है, जैसे आपको जो है वे जो क्या बोलते हैं, चटनी उटनी जो सॉस बनाया जाता है, ये मिक्सर मशीन चालू कर देंगे तो आवाज देता है, ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, और कूलर भी आपको आवाज देता है, चलेगा तो। उसके बाद एसी है, सभी ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है, आगे ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां है? क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है? नहीं जानते तो जान जाइए। कौन कौन सी बीमारी होगा? अनिद्रा, आपको नींद नहीं लगेगा। अब आप यहाँ सोते हैं उसके आस, जैसे कि वो बेचारी तो इतना चिल्ला रहे तभी सुनकर नाम लड़की सो रही है। अब आप यहाँ सो रहे हैं, बगल वाला डीजे बजा रहा है खूब आवाज जोर जोर से, तो आपको नींद आएगा? नहीं आएगा। अनिद्रा, अति तनाव, मतलब उच्च बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद चिंता तथा अन्य बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो जाता है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता भी खो देता है। एक बार जोर से चिल्लाया जाएगा, ए भी चंडी, तब कहेगा हाँ, ऐसे। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने का उपाय कोई है? आइए करते हैं। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है ना?
यहाँ पे है इसके लिए वायुयान के इंजनों यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में क्या है रॉ सामग्रियां साइलेंसर लगानी चाहिए। ठीक है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाली क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों का हॉर्न जो होता है हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन और संगीत की निकाय की ध्वनियों की प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि ध्वनि जो है आवाज तक न पहुंच सके। ठीक है। अब यहाँ पे है श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो एक बिरले ही होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी बोलते हैं, सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से क्या होते हैं संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। और चलिए कितने हो गया? अब यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन आंसर हो गया। अभ्यास ध्वनि जो है संचरित करती है क्या चीज में? केवल वायु और गैसों में कि केवल ठोसों में, द्रवों में कि सभी में? तो सभी में। ठीक है। इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है हम कल लिखवाएंगे। कल कौन दिन है? हाँ ठीक है। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। 2 दिन में लिखवाना शुरू करें तो लिखा जाएगा। तो आपको होमवर्क में सभी को लिख लेंगे, इसका राइटिंग के रूप में लिख लाना है। किस रूप में? राइटिंग रूप में लिख लाना है। जिसके पास बुक नहीं है तो मेरे को मैसेज करना, हम उसके पास PDF इसका भेज देंगे और वहां से लिख लाइएगा। ठीक है। तो होमवर्क में यही डाल लीजिए। कैसा? हाँ ठीक है। इंग्लिश में कहाँ तक पढ़े हो?